हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 9 बायोलॉजी में हमने आपको पौधों और जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में बताया था। तो पौधों का वर्गीकरण में जो है डिटेल में हो गया था। अब जंतुओं का जो वर्गीकरण है उसको हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। मतलब जंतुओं का भी वर्गीकरण हमने जो है आपको एक समरी टाइप का दे दिया था कि जंतुओं को जो है जंतु जगत को जो है वह दो भागों में बांटा गया। मतलब दो उपजगत बनाए गए, एक प्रोटोजोआ उपजगत था, दूसरा मेटाजोआ था। ठीक है। फिर मेटाजोआ को जो है नोटोकार्ड की उपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया, नॉन कार्डेटा और कार्डेटा। मतलब सिंपल वे में, मतलब पहले जो है जंतु जगत को देखिए क्या किया गया। पहले जो है जंतु जगत इस जंतु जगत को जो है दो भागों में बांटा गया, दो जगत में, ठीक है, दो जगत में बांट दिया गया इसको, दो जगत में। इसको हम कहते हैं, पहला होता है प्रोटोजोआ, दूसरा जो था मेटाजोआ। मतलब आलेक्स बेकर के द्वारा किया गया जो था वो 5 जगत प्रणाली की सिस्टम था। उस 5 जगत में हमने आपको पादप जगत, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा और कवक, इसको हमने पढ़ा दिया। आज जो है जंतु जगत के बारे में भी हमने आपको समराइज किया था, एक बार बताया था। आज फिर से हम जंतु जगत को समझा रहे हैं। देख लीजिए, जंतु जगत को जो है सबसे पहले जो है दो जगत में बांटा गया, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। मेटाजोआ को जो है नोटोकार्ड की उपस्थिति के आधार पर या अनुपस्थिति के आधार पर, ठीक है, दो भागों में बांट दिया गया, दो डिवीजन में बांट दिया गया। इसके दो डिवीजन कर दिए गए, ठीक है। एक होता है नॉन कार्डेटा, एक है नॉन कार्डेटा, ठीक है, और दूसरा है कार्डेटा। मतलब ये दो भागों में बांटा गया। किसके आधार पर? नोटोकार्ड की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इसको हम जो है दो भागों में बांटे। इसको हम प्रभाग करते हैं, डिवीजन। सुना क्या? प्रोटोजोआ के अंदर देख लीजिए, प्रोटोजोआ के अंदर कितने एक कोशिकीय जंतु होते हैं वो आते हैं। इसके अंतर्गत एक कोशिकीय जंतु होते हैं, यह जो है इसमें जो सबसे सिंपल कहा जा सकता है, या हम कहें इसकी इंग्लिश होती है प्रोटोजोआ। ये प्रोटो मीन्स होता है, इसको दो भाग में बांटते हैं। प्रोटो मीन्स होता है प्राथमिक, इसको हम कहते हैं प्रीति या आदि। दूसरा होता है जोआ, मतलब जून से मतलब बना, इसको हम कहते हैं जल। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो आद्य जंतु होते हैं, जो प्राथमिक जंतु होते हैं, उनको हम प्रोटोजोआ कहते हैं। ठीक है। और प्रोटोजोआ जो संघ के जंतु होते हैं, इसको होता है प्रोटोजोआ उपजगत होता है। इस उपजगत को जो है इसकी केवल एक ही संघ होता है, प्रोटोजोआ संघ होता है। ठीक है। तो इसको हम प्राथमिक जंतु कहा जाता है और यह एक कोशिकीय जंतु होता है। और इसका जो एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल के अंदर होता है अल्फा आता है, पैरामीशियम है, ठीक है, पैरामीशियम है, और यूरिया है, प्लाज्मोडियम है, तमाम और चीजें हैं। प्लाज्मोडियम है, ठीक है। अब देखिए, फिर ध्यान सुनती जाएगी। कहने का मतलब एक एक करके आप लोग ध्यान से जब सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा क्या चीज़ें हैं। ठीक है। तो इसमें जो था वह हमने आपको बता दिया कि पहला जो जंतु जगत को दो उपजगत में बांट दिया गया, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। फिर प्रोटोजोआ जो उपजगत था, इसका एक ही संघ होता है, केवल प्रोटोजोआ संघ होता है। ठीक है। और इस प्रोटोजोआ का मतलब हमने बताया था कि प्रोटोजोआ का मतलब होता है कि प्राथमिक जीव होता है, प्राथमिक जंतु होता है।
तो कहने वाला जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो प्रथम जंतु थे उसको हम जो है प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत रखा जाता है। और प्रोटोजोआ की जो खोज थी वह सबसे पहले इसको जो है एंटोनी वान लीवेनहॉक ने देखा था। हमने आपको जो है बताया था कि एंटोनी वान लीवेनहॉक ने क्या किया, जल की जो होती है पानी तालाब आदि होती है उन तालाबों के जल की बूंदों को स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब देखा तो उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म कण दिखाई दिए और उन्हीं सूक्ष्म कणों में उनको अमीबा पैरामीशियम आदि जो है दिखाई दिए। बाद में रोजेनहॉफ एक वैज्ञानिक थे, दूसरे जो वैज्ञानिक थे आते हैं रोजेनहॉफ नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, प्रोटोजोआ या अमीबा जो है उसकी जो है खोज ये रोजेनहॉफ नहीं, इसके अंदर जो है दूसरे वैज्ञानिक थे एंटोनी वान लीवेनहॉक ने इसको देखा था। तो गोल्डफस एक वैज्ञानिक थे, गोल्डफस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किया था। यह गोल्डफस ने सबसे पहले प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किया और रसेल रोजेनहॉफ थे, उन्होंने प्रोटोजोआ के बारे में और अमीबा के बारे में बताया। रोजेनहॉफ ये ध्यान सुनिए, सबसे पहले जो है इसको देखने का काम एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। बाद में गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने जो है प्रोटोजोआ शब्द दिया था, नाम दिया और अमीबा की खोज जो थी वह रोजेनहॉफ नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब देखिए इस संघ की जो विशेषता होती है पहले समझ लीजिए, इस संघ के जो जंतु होते हैं वह अनियमित आकार के होते हैं, मतलब उनका जो है कोई निश्चित आकार नहीं होता है कि और यह एक कोशिकीय प्राणी होती है। यह दूसरा होता है कि इनके अंदर जो होता है, जो गमन होता है वह ऊतपाद के द्वारा, सीलिया के द्वारा और फ्लैजेला के द्वारा होता है। मतलब इसमें जो गमन की क्रिया होती है वह ऊतपाद के द्वारा, जैसे अमीबा होता है, अमीबा में जो होते हैं उभार पाए जाते हैं, जो उभार होता है उसको हम ऊतपाद कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखा होगा, हमने बताया था एक बार आपको, ऐसे होता है कि रचना होती है, ये जो उभार होता है इसको हम ऊतपाद कहते हैं और इसके अंदर जो होती है खाद्य लिपिका कहलाता है, इसको हम कहते हैं खाद्य लिपिका, जो भोजन का पाचन करता है, मनुष्य के पाचन अंग के समान व्यवहार करता है। और ये जो है इसको हम कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली का, ये जो है प्लाज्मा झिल्ली का, ठीक है। और इसमें जो होता है केंद्रक पाया जाता है, ये होता है केंद्रक। ये जो बाहर जो भाग होता है ये बनते और बिगड़ते हैं और इसी की सहायता से वह भोजन को ग्रहण भी करता है और इसके बाद जो सर्दी पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर भी निकालता है। तो कहने का मतलब ये जो बाहर की जो लेयर होती है ये श्वसन में, गमन में, उत्सर्जन में मदद करती है। यह मतलब आज जो क्रियाएँ होती है, गमन, विसर्जन और पाचन होता है, ये सब होता है कोशिकाओं के माध्यम होता है और उनमें जो पाचन होता है वह पूर्ण समभोजी होता है, मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल जो होता है अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। इसके अलावा एक होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण जो होता है ये मनुष्य की आंत में पाया जाता है। हमारी जो आंत होती है, आंत का जो कोलन वाला भाग होता है, बड़ी आंत होती है, उस बड़ी आंत में एक ओस्ती जो होता है, ये जो है होता है, मतलब मनुष्य की आंत में पाया जाता है और कोलन वाले भाग में पाया जाता है और जिसके कारण वह कोलन को संक्रमित कर देता है, जिसके कारण अमीबाइसिस नामक रोग हो जाता है या पेचिस रोग हो जाता है। तो पेचिस रोग जो होता है वह एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। एंट अमीबा ध्यान रखिएगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका,
एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है मनुष्य की आंख वाले में पाया जाता है। मनुष्य की जो बड़ी आंख होती है उस बड़ी आंख के कोलन वाले भाग, तो बड़ी आंख के कोलन वाले भाग में जो पाया जाता है, जिसको ये क्या करता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या करती है, वह उसको संक्रमित कर देती है, और जब संक्रमित हो जाती है तो वह पेचिश रोग हो जाता है, उसको जिसके कारण होता है पेचिश रोग होता है, यह पेचिश रोग हो जाता है। मतलब पेचिश रोग किसके कारण होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। इसी तरह आपने देखा होगा मुंह से बदबू आने लगती है, पायरिया रोग हो जाता है, तो वह भी एंटमीबा जिंजीवेलिस, एंटमीबा जिंजीवेलिस के कारण पायरिया रोग उत्पन्न होता है। इसके बाद इसमें जो होता है स्तन के अंदर यूरिना आता है, पैरामीशियम होता है, प्लाज्मोडियम है। अब प्लाज्मोडियम देखिए क्या होता है, प्लाज्मोडियम जो होता है वो मलेरिया रोग का जो होता है कारण होता है, मतलब प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। और इसको ले जाने का काम वेक्टर का काम होता है कि रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ले जाने का काम मादा एनाफ्लीज मच्छर करता है। तो प्लाज्मोडियम जो होता है एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, और उसी प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया रोग होता है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। तो मच्छर के काटने से मलेरिया रोग नहीं होता है, मच्छर क्या करता है कि जो प्लाज्मोडियम होता है, जो उसके जो टिश्यू होते हैं, रोगाणु होते हैं, वह रोगाणु को जो है जैसे ही मॉस्किटो कोई मच्छर जो है किसी रोगी व्यक्ति को काटता है तो उसके जो टिश्यू होते हैं, रोगाणु होते हैं, उसके माउथ पार्ट में चिपक जाते हैं। फिर वह किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर जब जा करके काटता है तो वह रोगाणु जो उसके शरीर में प्रवेश करा जाता है, रक्त में पहुंच जाता है, जिसके कारण वह व्यक्ति जो है मलेरिया से ग्रसित हो जाता है। यह तो मॉस्किटो जो होता है, मच्छर जो होता है, वह रोग को फैलाने का काम करता है, वाहक का काम करता है, रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ले जाने का काम करता है। जबकि मलेरिया रोग जो होता है वह एक प्रोटोजोआ होता है, जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, उसके कारण होता है। अब प्लाज्मोडियम की जो है कई जातियाँ होती हैं, यह और यह द्विकोषीय होता है, मतलब इसके दो होस्ट होते हैं। उसकी आधी जो साइकिल होती है वो मनुष्य के शरीर पे होती है, और आधी जो साइकिल होती है वह जो होता है चक्र जो होता है वह मॉस्किटो के अंदर होता है, यह। और इसके अंदर जो संक्रामक जो अवस्था होती है वह स्पोरोजोइट अवस्था होती है, जो संक्रामक अवस्था कहलाती है। आपने देखा होगा किसी को बुखार जो है 12 घंटे के बाद आता है, किसी को 24 घंटे के बाद, किसी को 48 घंटे के बाद, किसी को 72 घंटे के बाद। तो वह जो पीरियड होता है बुखार आने का जो होता है वह प्लाज्मोडियम की कई जातियाँ और उन जातियों के कारण होता है। तो प्लाज्मोडियम की एक जाति होती है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। जो फैल्सीपेरम होता है वह घातक होता है, उसके कारण आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। ये जो होता है कि प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आने वाले जो है प्लाज्मोडियम के बारे में। तो प्रोटोजोआ संघ जो होता है कि हमने लक्षण होता है कि प्रोटोजोआ संघ के जो ग्रंथ होते हैं उनके शरीर जो होते हैं अनियमिताकार होते हैं, और इसमें जो गमन होता है वह फूटपाथ के द्वारा होता है। यह तो फूटपाथ होते बनते और बिगड़ते रहते हैं, उनके अंदर खाद्य विविधता पाई जाती है, भोजन को पचाने में सहायता करती है, और इसके अंदर होता है केंद्रक पाया जाता है। इसी तरह पैरामीशियम के अंदर दो केंद्रक होता है, एक दीर्घ केंद्रक होता है, दूसरा लघु केंद्रक होता है। यह अब दोनों जो होते जनन क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ये अमीबा के बारे में। इसके बाद होता है जो दूसरा आता है डेटा के बाद नॉन काइडेटा है। तो नॉन काइडेटा के अंदर जो पहला आता है ये पहला हो गया, दूसरा जो आता है वो आता है पोरीसेरा। ये जो है दूसरा हो गया, और ये जो है पहला। तो पोरीसेरा देखिए क्या है, पोरी मतलब कोरस, पोरी का मतलब क्या, कोरस मतलब छिद्री, और सेरा में होता है धारक। इसका मतलब क्या होगा, पोरीसेरा संघ के अंतर्गत आने वाले जितने भी जंतु होते हैं उनका शरीर क्या होता है, छिद्रित होता है, उनमें अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। यह और ये बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको हम आस्टिया कहते हैं। आस्टिया, ये आस्टिया कहलाता है। तो जो
पोरीफेरा संघ के जंतु होते हैं वह क्या होते हैं कि नदी, तालाब, झील, झरने आदि होते पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये किसी आधार से क्या होते हैं, चिपके रहते हैं, और जब चिपके रहते हैं तो इसके शरीर में जो कि कंचिकाएँ पाई जाती हैं या स्पंज जो है तंतु पाए जाते हैं जिनसे उनका जो होता है बाह्य कंकाल बना होता है। इसके बाद इसके अंदर जो होता है कैनाल सिस्टम होता है, नाल प्रणाली पाई जाती है। इसके अंदर होती है नाल प्रणाली या उनको कहते हैं कैनाल सिस्टम। पोरीफेरा के अंदर कैनाल सिस्टम पाया जाता है और इसके अंदर आस्टिया और ऑस्कुलम दो चीज होती है। आस्टिया और ऑस्कुलम ये दो चीज होती है। तो आस्टिया जो होते छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से जल जो होता है प्रवेश करता है, शरीर के अंदर आता है, और उस जल के साथ साथ जो होते हैं तमाम जो खाद्य पदार्थ जो सूक्ष्म जंतु होते हैं वो भी आते हैं जिनका वह शिकार करता है, भोजन करता है। और इसके अतिरिक्त जब आवश्यकता से जो अधिक जो जल होता है वह ऑस्कुलम के रास्ते से बाहर निकल जाता है। और इसमें जो होता है अधिकांशतः जो जंतु पाए जाते हैं वह ल्यूकोसिलिया है, स्पंजिला है, साइकल है, यूप्लेकेला है, ये सब जंतु जो होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। जो साइकल होता है वह होता है जो होते हैं ये भी समुद्री जंतु होते हैं, समुद्र में या खारे पानी में पाए जाते हैं और इनके अंदर वही दंश कोशिकाएँ या कटिकाएँ पाई जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट का उसका बाहर का आवरण बना होता है। ठीक है। और इसके बाद जो होते हैं कि आस्टिया और ऑस्कुलम पाए जाते हैं। आस्टिया जो होता है वह जलधारा को जो है शरीर के अंदर प्रवेश कराता है और जलधारा के माध्यम से भोजन आदि होते कण उसके अंदर पहुँचते हैं और वही होता है श्वसन की क्रिया में मदद करता है और ये बहुकोषीय प्राणी होता है। ठीक है। और आवश्यकता से अधिक जो जल होता है वो ऑस्कुलम के रास्ते से बाहर निकल जाता है। तो इसके अंदर जो होता है ल्यूकोसिलिया, स्पंज, स्पंजिया, स्पंजिया को हम बात स्पंज करते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल होता है, उदाहरण क्या होता है, ल्यूकोसोलेनिया, ठीक है। इसके बाद स्पंजिला, इसके बाद होता है स्पंजिला के बाद स्पंजिया, ये जो होते हैं स्पंजिया जो होता है इसको हम बाथ स्पंज भी कहते हैं, बाथ स्पंज के रूप में पहचाना जाता है। और ये जो होते हैं कि स्पंजिला जो होता है और इसके बाद ल्यूकोसिलिया होता है, ये पोरीफेरा संघ के अंतर्गत आने वाले जंतु। इसके बाद तीसरा आता है वो सिलेंट्रेटा संघ। इसके बाद एक एक करके देखिएगा, इसमें ये हो गया ये जो अगला है वो आता है आपका सिलेंट्रेटा संघ। तो सिलेंट्रेटा का मतलब होता है जिसके अंदर सिलेक्ट्रॉन गुहा पाई जाती है। इसके अंतर्गत हाइड्रा आता है, तो हाइड्रा के अंदर सिलेक्ट्रॉन गुहा पाई जाती है या उसी को हम जो है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। ये और ये जो होता है डिप्लोप्लास्टिक होता है। डिप्लोप्लास्टिक का मतलब होता है इनका शरीर दो स्तरों का बना होता है, मतलब इक्टोडर्म और मीजोडर्म, इक्टोडर्म और मीजोडर्म से मिलकर के बने होते हैं। ये और इसके बाद जो होता है कि इसमें जो होता है दंश कोशिकाएँ पाई जाती है। दंश मतलब होता है टेंटिकल्स पाए जाते हैं और उसी दंश कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण सिलेंट्रेटा संघ को निडेरिया भी हम कहते हैं, उसका नाम निडेरिया संघ भी कहा जाता है। तो सिलेंट्रेटा को निडेरिया के नाम से जानते हैं। और इसमें जो हाइड्रा है होता है आपका है, इसके अलावा जो होता है आरेलिया, ओबेलिया, ये जो होते हैं जंतु जो होते हैं इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, जिसको हम जेलीफिश कहते हैं। सी एनिमोन है, हाइड्रा है, सी एनिमोन है, जेलीफिश है, ये सब जो होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। तो सिलेंट्रेटा संघ का जो है मेन जो विशेषता होती है कि वह डिप्लोप्लास्टिक होता है, बहुकोषीय होता है। डिप्लोप्लास्टिक का मतलब होता है जिसमें जो है दो उनका शरीर दो स्तरों का बना होता है। एक बाह्य स्तर होता है जिसको हम एक्टोडर्म कहते हैं और एक जो होता है आंतरिक स्तर होता है जिसको हम एंडोडर्म कहते हैं।
और इसके अंदर सिलेक्ट्रॉन गुहा पाई जाती है और उसी सिलेक्ट्रॉन गुहा के कारण इसको सिलेक्ट्रेटा संघ के अंतर्गत रखा जाता है। या बीच में खोखला भाग होता है। इसके बाद दूसरा आता है कि इसके अंदर दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं और दंश कोशिकाएं जो क्या करती हैं वो शिकार को पकड़ने में सहायता करती है। तो शिकार को पकड़ती है और उससे जो होता है कि एक होता है हम कहें कि टॉक्सिक पदार्थ या विषैला पदार्थ साबित होता है जो शिकार के ऊपर वह इंजेक्ट कर देते हैं और जैसे ही उसको इंजेक्ट करते हैं और शिकार जो होता है वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद इसका भोजन के रूप में इसको ग्रहण कर लेते हैं और उसी से वह जो होता है कि जो है अपनी सुरक्षा भी करते हैं। तो अपनी सुरक्षा करने का काम भी क्या है उसी के द्वारा होता रहता है कि जो भी वो कोशिकाएं उन्हीं के द्वारा वह सुरक्षा प्रदान करता है। समझा गया? तो ये होता है। तीसरा जो आता है वह सिलेक्ट्रेटा संघ, सिलेक्ट्रेटा और सिलेक्ट्रेटा जो है वह सिलेक्ट्रॉन गुहा के आधार पर डिवाइड किया जाता है। इसके अंदर जो है 10 कोशिकाएं पाई जाती हैं, 10 कोशिकाएं और इसी 10 कोशिकाओं के कारण होता है इसको हम निवेरिया भी कहते हैं, इसे निवेरिया भी कहा जाता है। और निवेरिया जो होता है 10 कोशिकाएं जो कि अभी हमने बताया कि शिकार को पकड़ने में ये सहायता करती है, मतलब भोजन को ग्रहण करने में ये सहायता करती है। और इसके अंदर सिलेक्ट्रॉन गुहा वगैरह पाई जाती है और इसके अंदर जो होता है हाइड्रा वगैरह होते हैं वह आते हैं। हाइड्रा है, जेलीफिश है, ओबेलिया है, सी एनीमोन है, ये सब होते इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला जो संघ आता है वो प्लेग एलिमेंट्री आता है या चपटे कृमि आता है। अब ये चपटे कृमि का मतलब होता है इन जंतुओं का जो शरीर होता है, प्लेग एलिमेंट्री संघ के जंतु का जो शरीर होता है वो चपटे आकार का होता है और इस संघ जो है इनका द्विपार्श्व सममित होता है। द्विपार्श्व सममित का मतलब होता है कि उसको हम किसी एक स्थान से अगर उसको काटा जाए तो 2 इक्वल पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है। सममित का मतलब होता है कि वह होते अलग अलग होते हैं। जैसे एक होता है असममित। असममित का मतलब होता है किसी भी जीवधारी को अगर किसी भी हम त्रिज्या से अगर काटते हैं तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता है, उसे हम अरीय जो होता है असममित करते हैं। इसके बाद दूसरा आता है अरीय सममित या रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि उसको हम किसी भी एंगल से काटेंगे, किसी भी त्रिज्या से अगर काटते हैं तो 2 इक्वल पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है। इसके बाद तीसरा आता है जो होता है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल का मतलब होता है कि उसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी जीवधारी को किसी पर्टिकुलर किसी एक ही रेडियस से किसी एक ही प्लेन से अगर हम काटेंगे तो वह 2 हाफ भागों में, 2 आधे भागों में या 2 इक्वल भागों में वो डिवाइड हो जाता है। ये जो होता है कि द्विपार्श्व सममित कहलाता है, बाइलेटरल सिमेट्री कहलाती है। तो प्लेग एलिमेंट्री संघ होता है उसके अंदर टेपवर्म है, इसके बाद यकृत कृमि है, ये सब जो होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। यह प्लेनेरिया वगैरह जो जंतु होता है वह इसी संघ के अंतर्गत आता है और इसमें जो होता है नर और मादा जो जंतु होते हैं वह एक ही शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, अतः ये जंतु क्या होते हैं द्विलिंगी होते हैं और इसके अंदर जो हमने बताया अभी ये सब जंतु पाए जाते हैं। प्लेग एलिमेंट्री हो गया। इसके बाद स्केलेटन होता है। तो स्केलेटन में होता है नर और मादा दोनों क्या होते हैं अलग अलग होते हैं और इसके अंदर जो होता है इनका शरीर होता है कृमि होता है, बेलनाकार होता है, द्विपार्श्व सममित होते हैं। ये भी द्विपार्श्व सममित होते हैं। इसके अंदर एस्टेरिस जो है मुख्य जो है जंतु होता है। ठीक है, तो ये स्केलेटन कहलाता है। इसके बाद आता है एनिलिडा संघ आता है। एनिलिडा के अंदर जो मेटामेरिक सेगमेंट पाया तो मतलब एनिलिडा संघ के अंतर्गत आने वाले जंतु जो होते हैं उनका शरीर जो होता है खंडित होता है, कई खंडों का बना होता है। यह इसमें जो है केचुआ आता है। केचुआ जो होता है द्विलिंगी प्राणी होता है, नर और मादा जननांग दोनों एक ही में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसमें 4 जोड़ी जो होता है वह हृदय पाया जाता है, 7वें, 9वें, 11वें और 12वें। तो 7वें खंड में, 9वें खंड में, 11वें और 12वें खंड में 4 जोड़ी जो होते हैं वह क्या होते हैं हृदय पाए जाते हैं और इनमें क्लाइटेलम एक भाग होता है और क्लाइटेलम के नीचे जो होता है नर और मादा जननांग पाए जाते हैं और वह कोकून फॉर्मेशन में क्या करता है हेल्प करता है। ठीक है, और इसके अंदर जो उत्सर्जन होता है एनिलिडा के अंदर वह नेफ्रीडिया होता है। तो नेफ्रीडिया जो होता है वह उत्सर्जन होता है, शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। इसके बाद अगला संघ आता है आर्थ्रोपोडा। देखिए आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। हमारी पृथ्वी पर लगभग 60% जो जंतु होते हैं वह आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं।
तो अगर आपसे कोई पूछता है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो आर्थ्रोपोडा संघ पहला। दूसरा जो आता है सेकेंड लार्जेस्ट जो फाइलम होता है वह मोलस्का संघ होता है। तो सबसे ज़्यादा जो है आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु होते हैं, उसके बाद मोलस्का संघ के जंतु आते हैं। यह तो आर्थ्रोपोडा जो संघ का जंतु होता है वह जो होते हैं कि पृथ्वी पर सबसे बड़े जो है बड़ा जगत होता है, और पृथ्वी पाए जाने वाले जंतुओं की संख्या आर्थ्रोपोडा में क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंटेड और पोडा का मतलब होता है फिट, मतलब पैर। तो इसके अंदर जो होता है ज्वाइंटेड जो होते हैं, फिट होते हैं, संयुक्त उपांग पाए जाते हैं किसमें, आर्थ्रोपोडा के अंदर। और उनका शरीर होता है हेड है, थोरैक्स और एब्डोमेन में बटा हुआ है यह। और इसके अंदर जो है कॉकरोच वगैरह जो होता है, मॉस्किटो है, हाउस फ्लाई है, ये सब जो होता है इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। इसमें जो प्राण होता है, आपने जो बिच्छू देखा होगा, तो बिच्छू भी इसी संघ के अंतर्गत आता है। और जितने भी छोटे मोटे इंसेक्ट आपको दिखाई देते हैं सब इसी संघ के अंतर्गत आते हैं। ये आर्थ्रोपोडा जो संघ होता है वह पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा संघ होता है। इसके बाद मोलस्का संघ आता है, और मोलस्का में जो होता है ऊपर जो होता है कवर पाया जाता है, जिसमें घोंघा आता है, सीपी आती है, तो उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई संरचना पाई जाती है, जिसको हम जो है क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। यह मेंटल कहलाता है। और इसके अंदर सीपी है, घोंघा है, ये सब जो होते आते हैं। और ये जो होता है इनके ऊपर का जो आवरण होता है वह खोल जो होती है, जो कवच होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो कड़ा होता है, कठोर होता है यह। और इनमें वास्तविक देखभाल होती है कब विकसित होती है। और इसके अंदर घोंघा, सीपी, ये सब जंतु होते आते हैं। इसके बाद आता है इकाइनोडर्मिटा संघ। तो इकाइनोडर्मिटा जो होता है वह जो होता है उसकी जो रचना होती है वह पंचभुजी आकार की होती है, और उसके ऊपर कंचिकाएँ पाई जाती हैं। कंचिकाएँ वही होती कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। इसमें जो विशिष्ट कैरेक्टर होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जल संवहन तंत्र पाया जाता है। यह जल संवहन तंत्र होता है इकाइनोडर्मिटा संघ के अंतर्गत। और इसके बाद ये इसके अंदर ट्यूब फीड पाई जाती है, जिसकी सहायता से वह श्वसन की क्रिया करती है। नालपाद होता है, तो नालपाद होता है भोजन को पकड़ने में और उसको गमन करने में सहायता करता है। और इसके साथ साथ उनमें फूंकने की क्षमता भी क्या होती है, पाई जाती है। और इसके अंतर्गत आने वाले जो जंतु होते हैं वह क्या कहलाते हैं कि इसके अंतर्गत आने वाले जो जंतु को होता है जो होते हैं, सितारा मछली होती है, एस्टेरियास होता है, ये सब जो होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये मतलब होता है हमने आपको किस में बताया था, प्रोटोजोआ संघ के बारे में या नॉन कार्डेटा के बारे में। अब अगले दिन जो समझाएंगे आपको कार्डेटा की जंतुओं के बारे में समझाया जाएगा। तो आज हम नॉन कार्डेटा के बारे में बताएं, प्रोटोजोआ, ओरिफेरा, सिलेंट्रेटा, ठीक है। सिलेंट्रेटा के बाद प्लेट हेलमिन्थी, प्लेट हेलमिन्थी के बाद एस्कल हेलमिन्थी, इसके बाद जो एस्कल हेलमिन्थी के बाद एनिलिडा, एनिलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का, और मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मिटा। ये सब नॉन कार्डेट जंतु कहलाते हैं। इनमें नोटोकार्ड क्या होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यही मतलब है। ठीक है, आज के दिन इतना ही, अगले दिन कार्डेटा के बारे में बताएंगे। शेष ठीक है, धन्यवाद।